That is, why does micelle formation takes place when soap is added to water? Will micelle be formed in other solvents such as ethanol? So okay. Micelle formation takes place micelles formation takes place in water as hydrophobic ends are getting embedded inside grease particles. इसीलिए मिसल फॉर्मेशन होता है. सो हंड्रेड्स ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड है वो किसमें चले जाते हैं? दे आर एम्बेडेड इन ग्रीस. क्वेश्चन नंबर 8 निकालो बुक का. एक्सरसाइज कार्बन एंड कंपाउंड का ये नहीं, न्यू बुक या पुरानी वाली? एक्सरसाइज सब एक ही है, दोनों में वही क्वेश्चन. एज लॉन्ग चेन, किसकी लॉन्ग चेन होती है? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है ना. लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स which is hydrophobic in nature get embedded. तो ये किसमें चली जाएगी? These present in cloth. Okay. Now, ये as get embedded in grease particle, grease and oil, जो भी चीज है उसमें चली जाएगी. ठीक है. And these are aggregate of hundreds of molecules which are negatively charged, इन केस ऑफ एल्कोहल. अगर मान लो आप एल्कोहल लोगे सॉल्वेंट की जगह, इन केस ऑफ एल्कोहल एज सॉल्वेंट, तो मिसल उसके अंदर नहीं जाएगा. वाटर जैसे ग्रीस थी, तो अब ग्रीस में क्या हुआ कि पहले जो वाटर था तो वाटर में वो चीज ऊपर रह रही थी, ऐसे रह रही थी कि नहीं. लेकिन अब क्लॉथ से ये ग्रीस निकल गई तो इसमें ये ऐसे रहने लगी. ये तो ऑयल है, तो ऑयल के अंदर नॉन पोलर में चला गया है. लेकिन अगर तुम अल्कोहल लोगे, पानी नहीं लोगे, तब क्या होगा बताओ. ये तो वाटर है, तो वाटर के केस में मिसल बन गया, वाटर के केस बन गया. बट इफ वी टेक अल्कोहल, तो अल्कोहल के केस में that is hydrocarbons are well soluble in alcohol, so there is no tendency to उनके छिपने की कोई बात नहीं होगी. हाइड्रोफोबिक भी किसके लिए है? वाटर के लिए.
बट इन केस ऑफ अल्कोहल, अगर आपने अल्कोहल ले लिया है, अल्कोहल कुछ भी हो सकता है, CH3OH हो सकता है, C2H5OH हो सकता है, तो इन केस ऑफ अल्कोहल क्या होगा? in case of alcohol as solvents, so there is no end which is अल्कोफोबिक। हाइड्रोफोबिक समझते हो, वैसे अल्कोफोबिक भी होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे एक्वियस, तो उसे उसी तरीके से अल्कोहलिक के OH, दो तरीके के सॉल्वेंट है। पानी है तो उसको कहते हैं कि वो एक्वियस है, और अगर अल्कोहल है, कुछ चीज़ें अल्कोहल में मिलाई जाती है क्योंकि एक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, तो उसे अल्कोहलिक कहेंगे। सो इन केस ऑफ अल्कोहल there is no end of soap molecule, no end of soap molecule which is alcohol fearing। अगर आप अल्कोफोबिक नहीं समझ सकते हो तो क्या लिख लो, which is alcohol fearing and soap molecule can freely, वो क्या कर सकते हैं, soluble and it is soluble in alcohol। soap molecule पूरी तरीके से क्या होगा, अल्कोहल में soluble होगा। हमने पहले भी बताया था कि अल्कोहल मिला दिया जाता है तो पियर्स सोप बनता है। अगर soluble ना होता तो पियर्स बना पाते हैं? तो हम लोग क्या करते थे, उसी में ही तो करते थे, स्टीयरिक सोडियम स्टीरेट में अल्कोहल मिला देते थे, तो वो पूरी तरीके से soluble है, कोई ऐसा एंड है ही नहीं, तो अब उसे ग्रीस में छिपने की क्या जरूरत है, ठीक है। और नो विच इज अल्कोहल फियरिंग, सो सोप मॉलिक्यूल्स नो मिसिल इज फॉर्म, इसलिए कोई मिसिल नहीं बनेगा। इसमें ये ऐसे ऐसे घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि जो अल्कोहल है वो थोड़ा सा पोलर भी है। थोड़ा सा पोलर क्यों है? क्योंकि हमने आपको बताया था कि C2H5 है और O और ये H, तो O इससे भी लेता है और तो इस पे एक निगेटिव चार्ज है, और इन दोनों पे कैसा है, पार्शियल, वो इसके सेंटर पर पड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या बताया था आपको, क्या ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह काम करेगा? नाउ इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आ गई कि नहीं? अल्कोहल के केस में सोप इसमें सॉल्युबल है, और साथ ही साथ तुम्हें कुछ न करना हो, ड्राई क्लीनिंग भी हो जाएगी तुम्हारे कपड़े की। तुम ऐसे ही अल्कोहल स्प्रे करो, ऑयल भी सॉल्युबल है, एवरीथिंग इज सॉल्युबल इन अल्कोहल। तुम्हारे कपड़े को अगर तुमने पेट्रोल या किसी चीज में निकाल दिया, उसका ज्यादा महंगा पैसा, तुमको मिसल फॉर्मेशन की जरूरत ही क्या है? समझ में आ गया कि नहीं? तो अल्टीमेटली वो क्या है, गैसोलीन से कपड़े साफ करते हैं, जिसका फार्मूला क्या है, ये बगल वाला ड्राई क्लीनर है C7 और H16। इसके एक कंटेनर देख लेना गैसोलीन के, उसके पड़े होंगे 5-5 लीटर के ला के रख, और बस वो मशीन में डालता है, गोल गोल घूमती है, कपड़े के चारों तरफ स्प्रे करती है, साफ हो जाता है। दैट इज गैसोलीन। तो वही चीज है, समझ में आ गई बात? तो मिसिल इसमें नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें कोई वाटर अल्कोहल फियरिंग एंड ही नहीं है, तो उसे ग्रीस में छिपने की क्या जरूरत है? हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन की तरफ रहेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया? और वाटर में क्या था? वाटर में वाटर फियरिंग था ना, ये हाइड्रोफोबिक। तो क्या ये अल्कोफोबिक एंड है? देयर इज नो अल्कोफोबिया, बिकॉज जो नॉन पोलर है, अल्कोहल के पास भी नॉन पोलर का ऑप्शन है। C2H5 में क्या है, यहाँ मतलब उतनी पोलरिटी नहीं है जितना वाटर में होती है। अल्कोहल में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी डिसॉल्व होते हैं, और साथ में वाटर तो डिसॉल्व हो ही जाता है। बात समझ में आ गई आपको? तो मिसल फॉर्मेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनको अब कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सोप मॉलिक्यूल कैन फ्रीली रोम इनसाइड अल्कोहल। सो सफाई कैसे? सफाई हो या ना हो, वो पूछ रहा है मिसल फॉर्मेशन होगा कि नहीं, बस इतना ही पूछा है। तो नहीं होगा। सफाई तो इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो ग्रीस है वो ऐसे ही डिसॉल्व हो जाएंगे, सोप की भी जरूरत नहीं, तुम्हारा पानी गंदा हो जाएगा। हम लोग तो पेट्रोल में सब एयरक्राफ्ट के सब साफ करते थे, पेट्रोल के टच में आते ही सारी गंदगी निकल जाती है, बिल्कुल चमक जाता है, सारा ग्रीस ऑयल निकल जाता है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कि नाउ इसमें लिखा है कि ये इथेनॉल
is soluble in ये ethanol is a good solvent and soap molecules are soluble in ethanol. ये लैंग्वेज लिख देना. इथेनॉल क्या है? अल्कोहल are good solvents and soap molecules are soluble in it. ठीक है? Moreover, ethanol are good solvent and soap molecules are soluble in it. नेक्स्ट देखिए कि टेंथ क्वेश्चन हो जाएगा. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप. सृष्टि आंसर बताओ. When soap hard water is coming. बोलो. When hard water is added to soap, then Hydro वहाँ से start करना है. Like hydrophilic ends gets inside the water and hydrophobic end stay outside the water on the surface. When we boil the water, then इसको मैं लिखा देता हूँ. चलो. So that is he explain the formation of scum when hard water is treated. चलो. Hard water contains magnesium and calcium salts. So 10th question. Hard water contains calcium and magnesium salts. वो क्या करता है? ठीक है. When soap is treated with hard water, when soap कुछ भी हो सकता है. C17 H35 COONA सोडियम स्टीरेट भी हो सकता है, या फिर C16 H33 COOK पोटाशियम पामीटेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो when soap is treated, और हार्ड वाटर में क्या क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम. तो जब ये इसे ट्रीट किया जाएगा, ट्रीटेड विद हार्ड वाटर, तो क्या होगा? अच्छा तुम बताओ, अगर कार्बोनेट कैल्शियम से वो हो जाए, रिएक्शन कर जाए, तो क्या बनेगा? क्या कार्बोनेट अगर हो CO3 अच्छा, कार्बोनेट कैल्शियम से रिएक्ट कर जाए तो क्या बनेगा? उसका अच्छा, जो CaCO3 बनेगा, बताओ वो वाटर सॉल्युबल होगा कि नहीं? संगमरमर. नहीं. तो अब यहाँ पर भी अगर इससे ये रिएक्ट कर जाए तो है तो ये कार्बोक्सिलेट है, इसका ये यही एंड है. तो पोटेशियम तो ये सोडियम ये तो फ्रीली वाटर में घूमेंगे, साथ नहीं रहते पानी में, तुरंत आयोनाइज. लेकिन जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और साथ में नॉन वाटर सॉल्युबल है. सो इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ओवर द क्लॉथ एंड फॉर्म्स स्कम. नाउ अब क्या लिखे बताइए? ट्रीटेड विद हार्ड वाटर, देन कैल्शियम मैग्नीशियम आयन रिएक्ट विद, इससे रिएक्ट कर लेंगे सोप टू फॉर्म. ठीक है. जो भी बनाएंगे, कैल्शियम स्टीयरेट बनाएंगे या मैग्नीशियम स्टीयरेट, जो भी बनाएंगे, ठीक है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जैसे संगमरमर टाइप. ये देखो कौन सा बनेगा? C17. जरा फार्मूला तो बताओ नेहा. C17 आप बताओ ना. C17 H35 COO ये सही बताओ. whole twice C. होल ट्वाइस ये बन जाएगा. इसका नाम है कैल्शियम स्टीयरेट, या फिर क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम पामीटेट, मैग्नीशियम, ऐसा कुछ बन जाएगा. जो भी बनाना चाहें तो ऐसा बन जाएगा. आप इसमें एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं, है ना. सो विच फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट
So, which is called scum. It settles down over cloth, ठीक है, and sticks it. It is gummy substance. जो gummy sticky substance है. Which settles down over cloth. पूरा ध्रुवांशी बोल के दिखाओ. हार्ड वाटर कंटेन Ca प्लस आयन है क्या? Ca प्लस तो कुछ नहीं होता है. अच्छा Ca2 प्लस आयन है एंड Mg2 प्लस when soap reacts with it forms किससे? Added to hard water. हाँ calcium and magnesium. Soap is added to hard water. When soap is added to hard water, then it reacts with calcium and magnesium and form calcium stearate or magnesium palmitate or something, and forms insoluble substance. Insoluble precipitate, which is called scum, and it's gummy and sticky substance, which settle down below. Which settles down over fabric, Over traps inside fabric and cannot be removed. ठीक है? प्रियांशु बताओ. So when hard water contains Ca2 plus and Mg2 plus ions, and when soap is reacted with hard water, it forms insoluble precipitate, and these insoluble precipitate are called scums, which are gummy sticky substances which settle down over the floor. With water, micelle is formed. Will the same will occur if alcohol is replaced with water? How? Because micelles are because they are not alcohol fearing ends, and also alcohol is a good solvent. So they dissolve in them. Alcohol is a good solvent in which long chain of hydrocarbons will hydrophobic in nature are present. नहीं, वो will be dissolved. ठीक है? Is soluble. उसमें नहीं soluble था, उसमें तो हाइड्रोफोबिक था, लेकिन alcophilic. Whatever is hydrophobic end, that is alcophilic. वो अल्कोहल को पसंद कर रहे हैं. So and also the negative ends are soluble. यानी complete soap molecules is now soluble. तो अगर ऐसा होगा तो in this case there is no micelle will be formed. दो केस हो सकते हैं. मान लीजिए कि अगर अल्कोहल में हम नमक डालें तो हम ये कह सकते हैं भाई Na तो नहीं जाएगा. ऐसा में आ रहा है ना. एक बात और देखो, इनका जरा पर्सपेक्टिव देखो. इन्होंने एक नई बात की है, तो हम लोग भी देखें कि क्या बात कही है. बोलो सर अल्कोहल है, हम आपकी बात मानते हैं कि ये वाटर है और ये क्या है. देख लो, इसमें वाटर है और ये क्या है, अल्कोहल. तो इन्होंने कहा सर वाटर में तो ये Na अंदर रहेगा, किसी किसी के कहो साथ भी रह जाए और कार्बोक्सिलिक, और लेकिन ये तो बाहर रहते हैं कि नहीं रहते हैं. और यहाँ तो सर उल्टा केस होगा, क्योंकि हमने देखा है कि शराब में नमक डालो तो वो मिलती ही नहीं है. Na प्लस उसमें नहीं मिलता, पानी में मिल जाता है. कह रहे हैं सर यहाँ उल्टा केस होना चाहिए, माइनस ऊपर और ये क्या हो, ये अंदर, क्योंकि ये तो अच्छी तरीके से सॉल्युबल होगा. अल्कोहल में भी हाइड्रोकार्बन, ये तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक में नहीं होगा तो किसमें होगा. तो अब इनका ये मानना है कि अगर इस पे ग्रीस होगी तो क्या ग्रीस निगेटिव को छिपा पाएगी. ये भी नॉन पोलर और ये तो उससे भी ज़्यादा नॉन पोलर ग्रीस है, तो ये तो किसी को भी नहीं छिपा पाएगी. अगर इसके अंदर डाला भी जाए तो हो सकता है कि सोप मॉलिक्यूल उसमें या तो तैरे, लेकिन मिसिल तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि निगेटिव एंड जा करके क्या ऑयल में छिपेगा. तो ये कहा जा सकता है. अब वो कहती है कि वो सॉल्युबल है, इसलिए दैट इज मिसिल विल, ऐसा ही लिखा है, वेयर एज द चार्ज आयनिक एंड्स आर आउटसाइड. सो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा और ठीक कर लें. ये
ये ज्यादा ठीक तरीका है। इसमें भी लिखा है कि चार्ज आयनिक एंड विल बी कैसा होगा, आउटसाइड। इसको मैं फिर से करता हूं जिससे कि थोड़ा आपके लिए इजी भी रहे बताने में। इन वाटर यहाँ तक सही है, एंड दीज आर एग्रीगेटेड, सब लिख लिया एज सॉल्वेंट। अब यहाँ देखो इतनी लाइन बदलो जरा, इतना तो आपने लिख दिया है। अल्कोहल के केस में क्या लिखोगे बोलो? इन दिस केस जो चार्ज आयनिक एंड है वो कहाँ रहेंगे बताइए? इट विल बी आउटसाइड, एंड ऑन व्हर्लिंग क्या होगा बताओ? ऑन व्हर्लिंग दे हैव नो टेंडेंसी टू गेट हाइड इनसाइड ग्रीस। और ये तो हाइड करना नहीं है इसको, और ये इसके अंदर हाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये कैसा है बताओ? ग्रीस नॉन पोलर के अंदर कहीं आयन जाते हैं भला? नहीं जाते हैं ना। तो इस तरीके से तेल में ही तुम नमक डालो, क्या कभी मिलता है? तेल नमक का लोग कुछ लोग मंजन करते हैं तो नहीं मिलता है, कभी भी तेल में नमक डाल के देख लेना। तो दिस इज नॉन पोलर। तो क्या लिख लें बताइए? इन केस ऑफ अल्कोहल सॉल्वेंट चार्ज्ड आयनिक एंड will be outside alcohol and on whirling, मान लीजिए आप उसको एजिटेट करो या whirling करो तो क्या होगा? जो चार्ज मतलब जो ये Na+ आयंस हैं वो तो बाहर रहे, वो उसका कार्बोक्सिलेट आयन का ग्रुप बाहर रहा कि नहीं? बाहर क्यों रहा? इसलिए क्योंकि जो अल्कोहल हैं ये अल्कोहल खुद ही नॉन पोलर है, थोड़ा बहुत पोलरिटी है लेकिन इतनी भी पोलरिटी नहीं कि आयंस को अपने अंदर डाल ले। वाटर इज मोर पोलर, तो वाटर में तो क्या NaCl मिल जाता है, तो वाटर पोलर है इसलिए, और अल्कोहल नॉन। अल्कोहल भी पोलर है। कुछ ऐसे चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी समझो कि मान लीजिए कि अगर Na+ इसके अंदर मिला तो क्यों मिला, ये आपको जानना पड़ेगा। तुमको मालूम है Na+ और Cl- के लिए हमने बताया था कि उनके बॉन्ड टूटते हैं तो दूसरे कहीं से एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है। वो एनर्जी कौन सी है? ये देखो, जो वाटर है क्या वो ऐसा है? ये माइनस, ये प्लस और प्लस। प्लस का सेंटर क्या हुआ? ये प्लस। तो बताओ ये एक एंड बन गया कि नहीं? प्लस का सेंटर ये निगेटिव, तो क्या ये डाइपोल नहीं है? तो Na+ के चारों तरफ वाटर आके घेर लेते हैं और O- और यहाँ क्या क्या रहेगा बताओ? H। तो वो आप चार्ज मत दिखाओ, इस पे पार्शियल चार्ज है तो इसको कहते हैं हाइड्रेशन हो गया। अब ये एक्वियस बन गया है। क्या बन गया? एक्वियस। तो ऐसे घेर लेंगे, लेकिन ऐसा करने में ये ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, -+ दिखा दो। अगर -+ इसको घेर ले तो क्या बहुत एनर्जी ना रिलीज हो। लेकिन अल्कोहल के केस में अगर Na अंदर आएगा तो उसमें उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। इसमें यहीं 6 हो गए, 7 हो गए। और बड़े मॉलिक्यूल पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो तो बताओ, बड़े मॉलिक्यूल पे एक चार्ज हो तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है कि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है? भाई अब तो हम तुम लोगों में बांट दें 1 लाख रुपए, बोले चलो निकलो, ये 10 लाख तो भी कुछ ज्यादा नहीं, और एक को दे दें तो इनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, 10 लोगों की नजर रहेगी 10 लाख रुपए लेके चल रहे हैं, तो इतने सारे पे प्लस माइनस है। तो बोलो अगर ये कहीं तो ग्रुप में आएगा भीड़ बढ़ाने के लिए तो वहां कुछ नहीं कर पाएगा, 2-4 ही घेरेंगे तब तक कहने के चारों जो स्पेटियल अरेंजमेंट है उतना स्पेस ही नहीं है, कंजेस्टेड हो जाएगा, घेर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे केस में बहुत एनर्जी नहीं निकल पाएगी। तो सोडियम का जैसे वहां हाइड्रेशन हो रहा था तो वैसे यहाँ पर अल्कोहलाइजेशन नहीं हो पाएगा बिकॉज देयर इज लेस एनर्जी रिलीज। तो इसलिए बॉन्ड भी टूटेगा नहीं, Na भी ऊपर ही रहेगा, तो Na अंदर जाएगा ही नहीं। सीधी बात क्या है कि पूरी बात आप सुनो फिर बताना हमको, हम भी बताना। सुनिए, इन केस ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिक एंड्स रिमेन आउटसाइड। बोलो बात सही है? ऑन एजिटेशन these ends get embedded in grease and form missile। इतना समझ आ गया? In case of alcohol long hydrocarbon chain will be inside because these are well soluble in alcohol and negative ends will be outside। On agitation या whirling
दे डू नॉट हैव एनी प्लेस टू गेट embedded और हाइड. उनको कोई स्थान छिपने के लिए मिला नहीं मिला. सो नो मिसिल इज फाउंड. जरा बोलो, हम तुमको करेक्ट कर दें. In the case of water, हाँ. the hydrophobic ends will remain outside the water. On agitation, the hydrophobic ends will get embedded in grease. हाँ. But in the case of alcohol, the long chain of hydrocarbons will be inside the alcohol, as these are well soluble in alcohol, and the negative charges will be outside the alcohol. On agitation, these will No missile will be no found. missile will be found. As these as negative ions have no hiding place. ठीक है. दे इतनी बात बोल सकते हो. एक बार बोलो आप ही. In case of water, the hydrophobic end will remain outside and the hydrophilic end remain inside. On agitation, these will get embedded in grease and form missile. In case of alcohol, the long hydrocarbon chains will remain in alcohol, as they are soluble in alcohol. On agitation, they does not form missiles, as there is no hiding place for negative charge. बस यही बोलना. बात समझ आ गई? तो सिंपल लैंग्वेज में लिख दो. तो क्या लिखते हैं बताइए? ऑन एजिटेशन. यही बात हो गई. चार्ज आयनिक एंड है. Negatively charged ion. हाँ, तो चार्ज आयनिक एंड निगेटिवली लिख दो. निगेटिव चार्ज आयनिक एंड आउटसाइड एंड ऑन एजिटेशन नो मिसिल इज फॉर्म्ड as there is no hiding place for negative ions. इनके लिए कुछ है? इनको कहाँ छिपाओगे? बोलो. और ये भी हाँ? मिक्सिंग नहीं पाएगा ऊपर वो तैरते रहेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा. समझ में आ गया? So and on agitation, और वो जो हाइड्रोकार्बन अंदर जाएंगे वो तो अंदर हैं, वो अंदर रह रहे हैं, और निगेटिव ऊपर है, वो तैरते ही रहेंगे. सर नेगेटिव वाला कौन सा? निगेटिव द कार्बोक्सिलेट आयन विद सोडियम, जो पोलर एंड्स हैं, वही है निगेटिव. निगेटिव एंड्स ना बोलो आप, उसे पोलर एंड बोल दो. तो अल्कोहल पोलर है कि नहीं? अल्कोहल, अल्कोहल में पोलैरिटी है, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप हो तो इसलिए CCH, इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज का मार्जिन नहीं है. तो इसलिए अगर आप सोचो कि सोडियम को ये घेर लेगा, बहुत एनर्जी रिलीज कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. तो सोडियम अंदर जा ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड तोड़ के जाए, उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए अंदर, तब तो कोई बॉन्ड तोड़े. फिर से समझो, ये कोयला है, अब कोयले में क्या सब CC का बॉन्ड है? अच्छा, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए मालूम है टेट्रावेलेंट होता है. ये एक बॉन्ड तोड़ने के लिए 56 किलो जूल एनर्जी चाहिए, और जब CO2 से जुड़ता है तो CO2 बनता है, और इसमें 800 किलो जूल एनर्जी निकलती है. तो एक ही अगर इसमें जल जाए तो उससे क्या 8-10 नहीं टूट जाए? तो जो इसकी कंबशन की एंथैल्पी है, वो इसकी यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा है. लैटिस का मतलब बॉन्ड तोड़ने वाली एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या कोवलेंट बॉन्ड को बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं. तो अगर कहीं ना कहीं से उसे ज्यादा एनर्जी मिलेगा, तभी तो बॉन्ड का टूटना जारी रहेगा. अब वो यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा एंड है बताओ? ये COO है, और COO माइनस और Na+ है. Na+ अंदर गया, अब बोला हमको घेरो, हम वहां से तोड़ के आए, तो वो प्रोसेस तभी कंटिन्यू रहेगा. 10-20 किलो जूल तो मिल जाएगी चारों तरफ से, लेकिन ज्यादा देर वो प्रोसेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर उसे लगातार एनर्जी की पूर्ति ना हो पाए. एनर्जी नहीं मिली तो ऊपर टूट भी नहीं अब जैसे हमने बताया, यहाँ इतनी मिली तो बोलेगा अब आओ लाओ तुमको 20 को तोड़ते हैं, तो तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा? यहाँ क्या हुआ, Na+ गया, अब वो कह रहा मैं तुमको घेर लूं, इतना भारी हूँ. कह रहा तुम्हारे पास चार्ज इतने बड़े में है तो दिखाई नहीं पड़ रहा, चार्ज डेंसिटी लो हो गई कि नहीं? अब चार्ज डेंसिटी लो है तो ऐसे पार्टिकल जब पास में आते हैं, मिलते हैं, तो ऐसे में ज़्यादा एनर्जी नहीं रिलीज होती है. छोटे छोटे आए Na+ और Cl बहुत, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है 786. और सोचो बड़े बड़े आ जाए, कैल्शियम आ जाए, फ्रांशियम, सीजियम, तो कुछ नहीं होगी, तो वो तो बड़े आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दे देंगे. तो इसलिए Na के लिए इतना ज़्यादा, जैसे हाइड्रेशन में एंथैल्पी रिलीज होती है, वहाँ है ना हाइड्रेशन दिखाया, वैसा यहाँ पर अल्कोहलाइजेशन में एंथैल्पी नहीं रिलीज होगी, तो सोडियम अंदर जाएगा ही नहीं, वो ऊपर पड़ा रहेगा और कहेगा कि
सोप तैरता ही रहेगा, उसको कोई भी सूरत में आप अंदर घोल नहीं सकते. सो नो मिसिल विल बी फॉर्म एज द पोलर एंड विल हैव नो हाइडिंग प्लेस इनसाइड अल्कोहल. वो बात समझ में आ गई? सो नो मिसिल विल बी फॉर्म एज पोलर एंड्स. लिख लो साक्षी, पोलर एंड तो तुम समझ गई ना, एन अंदर नहीं जा रहा तब भी तो पोलर है, प्लस माइनस. पोलर एंड्स विल हैव नो हाइडिंग प्लेस. आप सिर्फ मुझे 10th क्वेश्चन एक बार बोल के दिखा दो. Hard water contains calcium ion and magnesium ion. So when it reacts with salt, then when it reacts with salt, then calcium ion and magnesium ion react. अर्पिता बोलो. Hard water contains calcium and magnesium ion. On treating soap, on treating with hard water, then calcium ion and magnesium ion react with soap, which form insoluble precipitate. It is called scum, which is gummy and sticky in nature. So it settles on fabric. समझ में आई बात कि नहीं? And cannot be removed. चलो. अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है कुकिंग ऑयल और साथ में वनस्पति घी के बीच में अंतर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लो. इनमें से कौन सी एडिशन रिएक्शन देंगी? C2H6 है, तो क्या सुप्रिया ये एडिशन रिएक्शन देंगे? क्योंकि इसमें ये एल्केन है. एल्केन क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन करता है. इसके पास कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं. C2H6 देगा कि नहीं देगा? क्यों? C2. और अब ये बताओ C3H8, तो ये भी तो प्रोपेन है, ये भी नहीं देगा. और C3H6 बताइए, ये दे देगा. और ये एल्कीन है C3H6, दैट इज C2H2, और ये CH4. तो एज दीज टू, दैट इज प्रोपीन. ये प्रोपीन और इथाइन ये दोनों दे देंगे, क्योंकि ये देखो C डबल बॉन्ड C और ये CH2 CH और CH3. अगर इसमें तुमने क्लोरीन जोड़ी तो ये क्या बन जाएगा? CH3 और CH और एक Cl इसमें लगेगा और एक CH2Cl. एक बॉन्ड टूट जाएगा और ये Cl2 है, एक Cl इधर एक इधर लग जाएगा. और इसका क्या नाम होगा? रुआंशी इसका नाम बताओ. इसे प्रोडक्ट का है, सॉरी. इसका नाम बताइए आप. उसमें क्या प्रोडक्ट? हाँ बोलो. क्लोरीन. आप बोलो. 1,2 propane क्लोरोप्रोपेन. ऐसे नहीं होता है. 1,2 क्लोरो डाइक्लोरो. 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन. अच्छा, अब ज्यादा नहीं पूछेंगे आपसे, बस ये बता दो कि इसमें Cl2 जोड़ेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. नाम बता दो बस. इथाइन में ये जो दो क्लोरीन है, बताओ. 1,2 डाई. बताइए. 1,2 भाई इसमें जोड़ो क्लोरीन गैस को. डाइक्लोरो इथेन. इथीन. इथेन. 1,2 डाइक्लोरो इथेन. इथाइन. क्या बोला? 1,2 डाइक्लोरो इथेन. डाइक्लोरो इथीन. डबल बॉन्ड है ना उसमें. और एक और क्लोरीन जोड़ दी, तब बताओ अंशिका. कहाँ से? मतलब एक जोड़ा और उसके बाद एक और जोड़ दिया, अब क्या होगा? कहाँ का है?
बताइए। ट्राइक्लोरो 112 ट्राइक्लोरो इथाइल। ऐसा नहीं होता है, कितने क्लोरीन की सॉरी 2 Cl2 जोड़ दिए। दो हाँ। चार तो चार मतलब टोटल 4। हाँ। टेट्राक्लोर 1122 टेट्राक्लोरो इथेन। अब सही बात। मैंने 3 बोला सर, आपने 3 कैसे? हाँ सर, आपने भाई, तीन आप- बोला था। ट्राई तो कभी नहीं जुड़ सकता ना कि 2 जुड़े और 1 जुड़े। आपने बोला था सर। ठीक है, तो लेट अस सी। 112 टेट्राक्लोरो इथेन। ना इसको लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं। सर इसमें टेट्रा क्यों लगाया है? 4 क्लोरीन कहाँ, अभी तो डाई है, अब मैं अगला बता रहा हूँ। देखो ये देखिए, सो ओके, देखिए C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो पहले एक Cl2 जोड़ो, तो CH ये 2 को रहने दो और Cl हो गया। हाँ, इसका नाम बताओ प्रियांशु। अभिषेक। 1,1 डाइक्लोरो। हाँ 1,1 डाइक्लोरो। देखो ये चेन हो गई, तो 1 2 1 2 डाई क्लोरो इथीन। समझ आई बात कि नहीं? और कई बार ऐसा होता है, जैसे अर्पिता बोलती हैं, इनका भी कहना ठीक रहता है। कहती हैं अगल बगल में क्लोरीन है तो विसिनल डाई क्लोरो इथीन बोलती हैं, और अगर आप बगल एक साथ है तो जेम बोलती हैं, जेमिनी। समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, इतनी बात समझ आ गई ना। अगल बगल है तो विसिनल, हाँ पड़ोसी, और एक ही में दोनों क्लोरीन है तो जेम। जेम फिर नंबर नहीं लगाना पड़ेगा। जेम डाई क्लोरो इथीन, विसिनल डाई क्लोरो इथीन। 1122 हो गया उसके लिए कुछ नहीं। अब इसमें फिर से Cl2 जोड़ो, फिर क्या होगा बोलो? ये Cl, ये Cl, ये Cl और 1122 टेट्राक्लोरोइथाइल। बिल्कुल सही, क्योंकि तुम्हारी एक चेन बन गई ना। तो किस किस कमरा नंबर होटल के में कौन कौन रुका है? 1 1 2 2 टेट्राक्लोरो इथेन हो गया ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है तो 2 हैं। लिख सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल गिव एडिशन रिएक्शन। सो सृष्टि बताओगे कौन कौन से इसमें एडिशन रिएक्शन देंगे क्वेश्चन नंबर 13 में? अभी भी तो बताया था। C3H6 हाँ और C2H2। बहुत अच्छा। अब अगला देखो। नाउ केमिकली हमको पता करना है बटर एंड कुकिंग ऑयल। 14 क्वेश्चन देखिए। तो ओके, सो दोनों अलग अलग चीज हैं। जो बटर है, तो बटर क्या हो गया, हम लोग ये जानते हैं कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और कुकिंग ऑयल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, मतलब ये चीज है। सो बटर इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर से देख लें, मान लीजिए ये R है, ये C है, और ये डबल बॉन्ड C, R और R, तो ये वेजिटेबल ऑयल है क्या? ये वेजिटेबल ऑयल है। और अगर इसमें H2 ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? निकिल और पैलेडियम में हाइड्रोजन हम भर के लाएंगे और 200 डिग्री सेल्सियस में इसको करेंगे तो बस बताइए क्या होगा?
R और ये R और एक H है यहाँ और एक H यहाँ, तो ये वनस्पति घी हो जाएगा, वनस्पति घी। तो इसमें खैर ऐसी बात नहीं है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसा कुछ नहीं है, तो आपको बताया गया हाइड्रोजनेशन है। लेकिन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक क्या होता है, तो मैं वो बताता हूँ। बटर इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज RCOOH। बोलो बात समझ में आ गई? फैटी एसिड समझते हो, 4 से 3 से भी डायरेक्ट शुरू हो जाता है, C3H7COOH, वही तो अमूल बटर है। और अब जरा देखो, अब मैं अनसैचुरेटेड कैसे बता रहा हूँ। तो वाइल ऑयल कैसा होगा बताओ, इस ऑयल धुआं देता है कि नहीं, दीपावली में दिए जलाए होंगे, इस और जो घी का दिया भगवान के पास जल रहा होगा उसमें धुआं नहीं होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये देखो मेरा कहने का मतलब है कि C डबल बॉन्ड C और फिर C और डबल OH, ये तुम्हें समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। और इसके इधर अब R लगा दो, ये अनसैचुरेटेड। और ऐसा ना करना चाहो तो C डबल बॉन्ड C और देखो इस पे CH लगेगा कि नहीं, CH और C डबल OH, तो ये अनसैचुरेटेड कर दिया। सिर्फ एक डबल बॉन्ड ही तो लगाया है, चलो कोई बात नहीं, ये न लगाया। तुम ये बताओ अनसैचुरेटेड जहां R लगाया था, क्या तुम उसकी जगह CN और H2N, उसमें क्या होता था फार्मूला, तो 2N-1 कर लें। फिर से समझो, एक हाइड्रोजन निकालोगे तभी तो कुछ जोड़ोगे। और यहाँ क्या लिख लो बताओ, CnH2n+1, यहाँ भी एक हटाया तब कुछ जोड़ा। इसका खुद का फार्मूला क्या है अनसैचुरेटेड का, CnH2n है, और बोलो तो CnH2n है। लेकिन ध्रुवांशी कह रहे सर आपने एल्काइन वाला केस नहीं लिया, वो भी तो अनसैचुरेटेड हो सकता है। आपको सर ये भी लेना चाहिए, H2n-2 था, एक इसमें से भी कम कर लो, -3। फिर से समझो, अब मैं बता रहा हूं तुम्हारे पास क्या क्या फार्मूले बताओ, CnH2n+2 और यहाँ क्या है बोलो, और CnH2n-2, ये है एल्केन और एल्कीन, और तुम्हें सब में से एल्काइन है, तो हम ये बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हैं जैसा है, बस हम इसमें COOH लगाना चाहते हैं, एक H हटा करके, जिससे उसका नेचर वही रहे। तो इससे क्या बनेगा, CN+1 और COOH, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इससे क्या बना बताओ, एक हटा दो है, तो CN और COOH, और फिर इससे भी बताओ जरा, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ये हो गए अनसैचुरेटेड और ये सैचुरेटेड हो गए कि नहीं। तो अब बताइए कि इसमें क्या होगा, हम क्या केमिकल रिएक्शन करें कि जिससे हमको केमिकली प्रूव करना है ना। तो जरा देखिए, हम इसमें क्या, तुम्हें इस बात की जानकारी है कि दैट इज बेयर रिएजेंट्स टेस्ट क्या होता है, ये हाँ बोले बोले वही आपने बोला था, वो कप सिरप बनता है, केमेनोफोर वाटर डाल दो अल्कोहल में बन गया। मतलब ये चीज इथीन के साथ कह दी, वही बुक ने भी कह दिया। आज देख लो, तो हम लोग का पढ़ा काम आ गया। दैट इज, इसमें ये कह रहा है कि, और तुम्हें 2 टेस्ट कर सकते हैं। फिर से समझो, पहले टेस्ट समझाते हैं बाद में ऐड करेंगे। ये तुम्हें समझ में आ गया कि ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देखो, एक है ब्रोमीन वाटर टेस्ट और एक है बेयर रिएजेंट्स टेस्ट। लिखो कि हमने आपको पहले ये नहीं बताया लेकिन अब बता रहा हूं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और दूसरा क्या है, हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, अभी तो हम फैटी एसिड्स की बात नहीं कर रहे। फैटी एसिड्स में वो तेल और घी हो जाता है, हाइड्रोकार्बन तो वो है जो पेट्रोल है, वो सब हाइड्रोकार्बन। और ये कैसा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी तक हमने आपसे 2 डिफरेंस छिपा रखे थे जो अभी हम देने जा रहे हैं। हाइड्रो
कार्बन, देख लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इट गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट देता है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इट डज नॉट गिव, फिर से समझिए, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। देख लो ये ब्रोमीन वाटर का ऐसा कलर होगा, ये ब्रोमीन वाटर है, इसका कलर देखिए। और यही जो ब्रोमीन वाटर है ये बहुत पतला करके रखा है हमारे पास, ये ब्रोमीन वाटर है। तो ये कौन सा वाटर है? ब्रोमीन वाटर है, बहुत एक्वियस है। लेकिन हम इसकी बात मान के चलिए, ये ब्रोमीन वाटर है, इसी कलर का होता है। अब ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा तो क्या होगा? थोड़ा सा ये मिला दो, किसमें मिला दो बताओ? अनसैचुरेटेड में, इसका कलर चला जाएगा। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट का क्या मतलब है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। क्या लिखोगे बताओ, फिर से समझो। मान लीजिए एडिशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड मतलब टेस्ट आंखों से कैसे पता किया जाए? अनसैचुरेटेड हाइड्रो, इसमें रिएक्शन, अभी एक बार सुन लो, हाँ, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। अब आपकी बात आई, जैसे आपने कहा सर CH2 है और ये डबल बॉन्ड CH2 है कि नहीं, और जरा इसमें Br2 तो जोड़ो, क्या ये रेड ब्राउन कलर का है? रेडी है, रेड टाइप है। और ये जोड़ देने से क्या यहाँ Br लग जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा। हाँ, अब वो कलरलेस होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा बताओ, CH2 और CH2 और यहाँ पे क्या होगा, और ये Br। तो इससे क्या लिख सकते हैं, एक चेन बना के 1,2 लगा दो, या विसिनल डाइब्रोमो इथेन भी लिख सकते हो, पड़ोसी, दोनों नाम लिख सकते हैं। विसिनल, कौन सा? विसिनल डाई, ये IUPAC नेम नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूँ। और नहीं तो IUPAC लिखना है तो एक 1 पे ब्रोमो और एक 2 पे ब्रोमो, तो 1,2 इथेन। सृष्टि ये कैसा होगा? ये कलरलेस, दिस इज कलरलेस। ऐसे ही बेयर रिएजेंट ऐसे ही पलट क्या रही हो, यहाँ देखो CH3 और ये CH3 आसौम्या, यहाँ क्या होगा? ये रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ कर ही नहीं सकता है, और इस वजह से ब्रोमीन वाटर का को डिकलराइज कर पाएगा। नहीं, तो एल्केन विल, जो अनसैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन डू नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर एज दे डू नॉट रिएक्ट विद इट। एल्केन डू नॉट ब्रोमीन वाटर, ठीक है, एज कोई, ये तो लिखा ही कि रिएक्ट नहीं करेगा। तो अब मैं यहाँ पे इसके आगे कैसे कर दूं बताओ जरा, बताओ। अगर मैं ब्रोमीन वाटर अभिषेक वेजिटेबल ऑयल में डालूंगा तो क्या होगा, और एक है बटर में डालूंगा तब क्या होगा, और देखो दूसरा क्या है, ऑयल में डालूंगा, तो बताओ दोनों में। हाँ, क्योंकि वो सैचुरेटेड है, अभी हमने लिख दिया ना बटर सैचुरेटेड है, और ये सब क्या है, इसमें डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल है, तो ये ऐड कर लेंगे, और जैसे ही ब्रोमीन ऐड हो जाएगा वैसे ही उसका कलर चला जाएगा। तो क्या लिखें बताइए टेस्ट ट्यूब में, टेक सैंपल ऑफ बटर एंड ऑयल इन 2 टेस्ट ट्यूब, ऐड ब्रोमीन वाटर इन बोथ। दोनों में क्या ऐड करिए, ब्रोमीन वाटर इन बोथ, ठीक है। द टेस्ट ट्यूब इन विच ब्रोमीन वाटर इज डिकलराइज्ड, दैट इज with oil, and the test tube in which bromine water is not decolorized, जिसमें ना हुआ तो उसमें सब इसी तरीके का है। COO लगने से क्या होता है, डबल बॉन्ड ही नहीं तो क्या करेगा। देखो क्या लिखा है इसके आगे बताइए, टेक बेयर रिएजेंट का छोड़ दो, वो हमने 1-2 बार बताया था, उसकी जरूरत नहीं, इसी में काम बन जाएगा। एक ही तो पूछा है टेस्ट, 1 डिफरेंस। टेक, ठीक है, samples of butter and oil
in 2 test tube and add few drops of bromine water in it. The test tube in which bromine water is decolorized, इसमें decolorized हो गया। 5 का सेंटेंस पूरा करो। The test tube in which bromine water is decolorized. It contains oil. हाँ, that contains oil, while the test tube in which bromine water is not decolorized as butter, यही टेस्ट। फिजिकली तो हम ये कह सकते हैं कि कूल डाउन बोथ ऑफ देम, द जो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाए दैट इज बटर, और जो ऐसे लिक्विड फॉर्म में रहे तो दैट इज ऑयल। और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म हो चुका है। ओके, आगे बढ़ने से पहले 1-2 क्वेश्चन आप करा देते हैं हिस्ट्रीफिकेशन की, जो टाइट्रेशन के जो पूछे जाएंगे, स्कूल में पूछे जाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो इधर का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड of molecular formula C2H4O2, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड X है ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2 है। गिव्स ब्रिस्क एफरवेसेंस, तेज बुलबुले देता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस इसके साथ देता है, ठीक है, विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये 4 नंबर के आते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए, गिव द नेम एंड फार्मूला ऑफ एक्स, गिव द नेम and formula of x. Question number 2. देखिए, when ethanoic acid, आप इनके आंसर लिखो आप। हाँ, ethanoic acid reacts with सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, देन ए साल्ट X इज फॉर्म्ड, देन अ सॉल्ट X इज फॉर्म्ड एंड a gas Y is what? A gas Y is
evolved. Name the salt X and gas Y. Name the salt X and gas Y. So also prove, justify that the gas you named is correct. जो गैस निकल रही उसको जस्टिफाई करो कि तुमने ठीक बताया है. You named is correct. जैसे अगर CO2 निकल रही है तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से करो, ठीक है, ऐसा आपको करना है. चलिए इन दोनों को पहले करें, फिर एक दो टाइट्रेशन करेंगे. टाइट्रेशन के क्वेश्चन ईस्टर के भी करेंगे, पहले ये दोनों सर आंसर करवाइए क्या. इसके हाँ मैं करा रहा हूँ. मैं कहूँगा आप कैसे कर पाओगे. A fruit smelling substance. A fruit smelling substance on adding, इसको X लिखा जाए, on adding dilute NaOH sodium hydroxide gives compound Y of formula, ठीक है, that is molecular formula. That is C2H4O2. तो gives compound Y, उसका आ गया, and compound Z, compound Z of molecular formula, that is C2H6O. So Z has wine-like sweet smell. Z की कैसी स्मेल है? Has wine-like characteristic smell है, sweet smell. While X has pungent smell, ठीक है. X, Y and Z, ठीक है, when warmed along with concentrated H2SO4, Y and Z when warmed along with concentrated H2SO4 gives back X. Also, ठीक
ठीक है, इफ Y is reacted with baking soda तो liberates a gas which turns freshly prepared lime water milky and forms compound W. Name X, Y, Z and W and write the reaction. कोई क्वेश्चन है या क्या? X, Y, Z and W. Also write the reactions involved. क्वेश्चन सर 10 नंबर का है क्या? नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये दोनों, ये दो नंबर के आते हैं, ये नहीं आता है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ना। जिसमें 3 या 4 अननोन होते हैं तो उसकी हमें आपको दे देंगे जो आए हुए क्वेश्चन है। ये विद्या से हमने लिए हैं, सब आए हुए क्वेश्चन विद्या गाइड। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, कंपाउंड एक्स है और वो ब्रिस्क एफर्वेसेंस दे रहा है, तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस दे रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो X प्लस NaHCO3 और इससे कोई ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकल रही है, तो एक कोई गैस निकल रही है तो यहाँ दूसरा एक कंपाउंड बन रहा होगा प्लस दैट इज CO2। इतना समझ में आ गया। एज सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर so the compound having molecular formula should be acidic as NaHCO3 ये कैसा है, बेसिक इन नेचर। सो इस जब ये बेसिक है तो इसे कैसा होना चाहिए, C2H4O2 क्या है? अब उसी से बना लेंगे। सो ये जो है X शुड बी एसिडिक, तो ये ऑर्गेनिक एसिड होना चाहिए कि नहीं, ऑर्गेनिक एसिड। नाउ CH3 और COOH क्या ये वही चीज है, C2H4O2 यही है, ठीक है। इज ये क्या है, इज X which reacts with NaHCO3 to form, क्या बनेगा बताओ, अगर CH3 मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही आपको दिया रहेगा। अच्छा बताओ क्या क्या होगा, ऐसा सभी में रहेगा। यहाँ भी देखो ये दिया है, अब इससे रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनेगा, सही बता रही है सृष्टि, CH3 और बोलो सृष्टि, CO2 CO2 ब्रिस्क एफर्वेसेंस है तो दो गैसेस हो सकती हैं, ठीक है, तेज बुलबुले के साथ कोई गैस निकल रही है, तो हम कोई कहते हैं, मान लीजिए इन दोनों की रिएक्शन हो रही है, तो आप ये लिख दें रिएक्शन बेसिक इन नेचर प्लस गैस लिख दो, इतनी बात लिख दो, इसी से जस्टिफाई कर दो, ठीक है। तो अब ये हो गया, एंड इट्स नेम, नेम ऑफ एक्स क्या है, इसी के नीचे लिख दो इथेनोइक एसिड। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 नंबर का भी आ सकता है, ये 2 नंबर का, अगर 1 का भी आ जाए 2 का, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक रिएक्शन पूछ रहा है आपसे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें अब इसी तरीके से सोचो, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स, देखो वही चीज फिर से पूछ ली है, तो देन ए सॉल्ट इज फॉर्म्ड। अब इस पे आ रहा है
तो CH3COOH प्लस NaHCO3, तो CH3COONA, तो यही तो वो साल्ट है। अच्छा, एंड गैस Y इज इक्वल प्लस गैस, लेकिन वो गैस कौन सी होगी? Y। तो आप इसमें रिएक्शन करा दें और CO2 लिख दें और प्लस H2O। अच्छा, H2O बनता है लेकिन ऐसा कोई रिएक्शन नहीं, H2O तो उसी में एक्वियस मीडियम में डिसॉल्व हो जाएगा, CO2 ही निकलेगी, H2O करके नहीं निकलेगा। तो CO2 गैस है, ये Y है, और जो सॉल्ट है वो क्या है? सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट हो सकता है, सोडियम एसीटेट। अब ये कह रहे हैं जस्टिफाई करो इसके लिए। सो व्हेन लिबरेटेड गैस इज पास्ड थ्रू, टू फॉर्म के बाद क्या है? इज पास्ड थ्रू, हाँ बोलो। ऊपर वाले में विच रिएक्ट विद NaCO3 टू फॉर्म क्या है? क्या लिखा है? टू फॉर्म सोडियम सोडियम एसीटेट। देखो ऐसा नहीं करना कि पास्ड थ्रू लाइम वाटर नहीं लिखना, क्योंकि उस दिन 1 घंटे तक ये करती रही थी, नहीं हो पाया था लाइम वाटर। फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिखना। स्वामी आप करेंगे कि कितनी देर तक कराया था? 20 मिनट तक, मुंह दर्द होने लगा। सो इट इज लिबरेट, गैस इज पास्ड थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, तो क्या होगा बताओ? इट टर्न्स मिल्की। If it turns milky, then it confirms. इससे क्या confirm होगा? हाँ, that liberated gas is CO2। ये तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब थर्ड देखो, ठीक है, उसको ऊपर वाला हटा दे। नहीं सर, जैसे ऊपर रिएक्शन को छोड़ के रिएक्शन में क्या शुरुआत होगी? हो गया ना? अब देखिए, फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस X है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? NaOH किया, तो इट इज ईस्टर, ईस्टर के नीचे X लिखिए, और ये डाइल्यूट NaOH। तो आपको क्या दिया जा रहा है? दैट इज Y और कंपाउंड Z। तो Y दे रहा है, और ऐसे मत ना करें, तो दैट इज ठीक है। हमने डाइल्यूटेड किया तो क्या होता है? इससे क्या पता चलेगा? ईस्टर क्या क्या देगा? दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या देगा? प्लस अल्कोहल, और इसका फार्मूला लिखो, दैट इज C2H4O2, और ये क्या है? C2H6O। कितनी दी है? ये Y है और ये Z है। अब इससे आप पता करो, तो क्या चीज मिल रही है? CH3COH CH3COH। देखो इसको पढ़ो, C2H4O2 है, और ये क्या हुआ? C2H5 और एक चांस निकाल दो, OH कर लो, और यहाँ इससे मिला के बनाओ सौम्या जरा। CH3COH अंशिका बताएं। CH3COC2H। अच्छा, CH3COC2H। हाँ, वो बनना भी चाहिए ना, तो तोड़ना आना चाहिए। CH3COO C2H5। अगर तुम्हें ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो तुम इसमें ये लगा लो,
ये ठीक लग रहा है? फिर ये यहाँ से टूट जाएगा, नहीं, यहाँ पहले H वाला यहाँ ज़्यादा पहले वाला ठीक है। तो इसमें क्या है कि CH3 और COO और C2H5 है, बस इतना जान लेना कि यहाँ से टूटेगा, यहाँ H और यहाँ, समझ में आ गई बात? लेकिन ये X है, तो इस ईस्टर का नाम क्या हुआ? भाई ईस्टर का नाम तो इथाइल एसीटेट लिखो। मैं सोच रही हूँ ईस्टर एक फैमिली है ना, एसीटेट, और इन सब के भी नाम भी लिखने होंगे आपको, सबके नाम लिखने होते हैं। दैट इज इथेनोइक एसिड, और ये इथेनॉल। तो पहला काम कर दिया। अब सेकंड बताइए कि Y एंड Z when warmed along with Y और Z को मिलाओ तो क्या होगा? नीचे वो नहीं है। Y और Z तो CH3 और COOH और प्लस C2H5OH, यही Y और Z है। और यहाँ लिखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 और वार्म, तो क्या हो जाएगा बताओ? एकला भी बताइए। फिर से बोलो, इसको उल्टा करके लिख लो ना, CH3 COOH, और तुम ऐसे लिख लो HO C2H5, तो इसमें से HO निकलेगा और इसमें से H। अब बता दो, ऐसे कर लिया तो बताओ, ये समझ गया ना? ऐसे तो कराया है ना हमें, तो बताओ H क्यों लगा देते हो? ये तो वाटर निकलेगा ना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। CH3COO प्लस नहीं होता है। आप बताओ विषय, उसका नाम नहीं है, वो उसकी फैमिली है, फैमिली बता रहे हो। दैट इज इथाइल एसीटेट। तो वही चीज फिर से आगे कह रहा है, गिव्स बैक। क्या कह रहा है? यदि Y और Z को वार्म किया तो गिव्स बैक X, क्या X फिर से मिल गया? अच्छा, अब बताइए Y को अगर बेकिंग सोडा से रिएक्ट कराया जाए तो W मिल जाएगा। कराओ Y को। Y क्या है? CH3 COOH। अब इसमें बेकिंग सोडा का फार्मूला बताइए। NaHCO3 के साथ। पहली बार सही सोचा। हाँ बोलो। CH3COONA प्लस H2CO2 सही है, H2O प्लस CO2। तो ये कह रहा है कि एक साल्ट मिलेगा, सोडियम सॉल्ट। वो कौन सा होगा? बेकिंग सोडा लिबरेट्स ए गैस, सोडियम एसिटेट। ठीक है, which turns lime water milky and forms compound W। ये compound W है, और ये क्या करेगी? turns lime water milky। ये चीज हो गई। अब देखो, अब हम इसमें लिख देंगे कि सारी रिएक्शन हो गई है, X Y Z W। X क्या है? CH3 COO C2H5 और Y CH3 COOH Z C2H5OH और W CH3 COONA। कहीं ना कहीं इनके नाम होने चाहिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाकी के तो लिख ही दिए हैं। सोडियम एसिटेट। ये 3 क्वेश्चन पकड़ करना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई आप सोचते हो कि ईस्टर की रिएक्शन आएगी क्या? थोड़ी ना आती है, ईस्टर की रिएक्शन लिखो, यही क्वेश्चन आते हैं। कहेगा ब्रोमिनेशन लिखो,